भाई नहीं विभाजन होगा तो जिस तरह 100 जनरल सीटें थी ओबीसी रिजर्वेशन के पहले, और 100 में 70 जगहों पर वो काबिज थे, हम्म। वो इस 10% में भी 9% पर काबिज रहेंगे, 1% आपके लिए बचेगा। मतलब 10 अगर सीट आरक्षित है तो 9 पर एक ही जाति के कब्जा होगा। आप हमारे ख्याल से अभी तक सर्वे करा के देख लीजिए कि जो अभी तक जो जितने भी नौकरियां उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश से लेके जहां भी दी गई हैं, हम्म। चाहे वो 10% कोटे में राज्य की नौकरी हो या 10% कोटे में केंद्र की नौकरी हो, हम्म। उसमें उस 10% में कौन कौन से लोगों का कितना परसेंटेज है, ये निकलवा लीजिए तो सारी पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जातीय जनगणना क्यों नहीं होने दे रहे हैं? क्यों आपने हम्म। राजनेताओं पर दबाव बना रखा है कि जातीय जनगणना करोगे तो हम तुमको छोड़ देंगे? यहाँ तो वोट की राजनीति है ना, सत्य तो कोई बोलना नहीं चाहता। इवन कि हमारे आपके बीच में जो रैशनलिज्म की बात करते हैं वो भी सत्ता पाते ही उनके रामो हम्म। करम पर पता नहीं क्यों जो है वो क्या कहते हैं, वो हो जाते हैं। अभी तक जो 10% कोटे में जितनी नियुक्तियां हैं हुई हैं, आप उन्हीं का जो है क्या कहते हैं सरकार सर्वे करा के देखे कि उस 10% में जो गरीब कोटा सो कॉल्ड ईडब्ल्यूएस का है, उसमें किसका किसका कितना परसेंटेज है, जो सवर्ण जातियां हैं उनका कितना परसेंटेज है। मैं कह रहा हूं कि राजपूतों क्षत्रियों के बारे में लोग कहते हैं, मैं हालांकि उनका प्रवक्ता नहीं हूं और ना मैं अपने को क्षत्रिय मानता हूं, मैं वहां जन्मना हो गया हूं, एक अलग बात है, मैं इंसान हूं और इंसान बनने की कोशिश करता हूं। फिर भी अगर आप थोड़ी देर के लिए हमारे जन्मना के आधार पर हमको मान लें कि मैं क्षत्रिय हूं, तो मैं कह रहा हूं कि हमारा अगर टोटल आबादी में 7% हमारी आबादी है, तो हमको 7% ही जो है ईडब्ल्यूएस कोटा में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये जो आपका जो सुदामा कोटा जो 10% बना है, इसमें मेरा सुझाव है जी। आप इसको टेस्ट केस के रूप में, हम्म। जो पूरी हमारा जाति समुदाय है, जनजाति से लेकर के और ब्राह्मण देवता तक, हम्म। सबको उनके आबादी के प्रतिशत के अनुसार गरीबी का आरक्षण उस 10% में दीजिए। किसी को 2%, 2.5%, 3%, 5% आप कह के, और बाकी जो है क्या कहते हैं मतलब प्रकरांतर से आप जो है उसमें है उन्हीं का कब्जा, बाकी किसी को कोई कहीं जगह नहीं है, आपसे बता रहे। ईडब्ल्यूएस आरक्षण विशेष। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। एक मिथ का क्रिएशन किया गया और आप अक्सर वो सुनते होंगे कि पिछड़ों का आरक्षण यादव खा गए, यादव यादववादी हो गए, और दलितों का आरक्षण जाटव खा गए, जाटव जाटववादी हो गए। ऐसे लग रहा है जैसे एक केक है जहां पे लोग जाते हैं और आरक्षण खा लेते हैं, और गैर यादव गैर जाटव एक पॉलिटिकल नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की गई, और उसका लाभ जिनको मिलना चाहिए था मिला भी। मैं बात कर रहा हूं भाजपा आरएसएस, उनका लाभ मिला। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब ओबीसी में क्रीमी लेयर ऑलरेडी है, फिर रोहिणी कमीशन गठित किया गया कि जो आरक्षण है उसमें बंटवारा किया जाए। जहां तक मुझे ध्यान है हरियाणा में भी शेड्यूल कास्ट को 2 खंडों में बांटा गया है। तो ये बांटने का और खाने पिलाने का जो है पूरा सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण में ही होगा कि ये चर्चा और बढ़ाई जाए। मैं बात कर रहा हूं 10% ओबीसी, 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण की। गैर ब्राह्मण सवर्णों के हक कौन खा गए? क्या ईडब्ल्यूएस कोटा में भी विभाजन नहीं होना चाहिए? ये सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल। और जब से ईडब्ल्यूएस कोटा लागू हुआ है, हम सब देख रहे हैं कि जाति विशेष के लोग हर जगह नियुक्त किए जा रहे हैं। और इस विषय पर जेपी सिंह साहब से बेहतर कौन बोल सकता है? मैंने आग्रह किया कि इस पे चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि सवर्णों की भी हकमारी हो रही है। कौन खा गया, जरा इस पे प्रकाश डाला जाए और समझा जाए कि अगर विभाजन हो तो ये विभाजन कैसे हो। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। नमस्कार। कहीं जी आपकी हकमारी भी तो नहीं हो गई सर? देखिए सर, हकमारी की बात अपनी जगह पर है। जी। मामला ये है कि जातिगत दुराग्रह जी। आपस में इतना ज्यादा है हम्म।
कि अब मामला जाति से भी हटकर जाति के गोत्र पर आ गया क्या बात। और इतने निम्नतम बिंदु पर यह जातिवाद पहुंच गया है कि अब ये कोई जाटोवाद या ठाकुरवाद या ब्राह्मणवाद नहीं है, ये उसके आगे निकल गया है। कोई भी कौम ऐसी नहीं है जिसमें एक से अधिक सेक्ट, हम सेक्ट इसलिए कह रहे हैं कि गोत्र तो पुरानी व्यवस्था में बहुत लोगों के लिए रहने ही नहीं दिया गया कि आप गोत्र विहीन है, लेकिन उसमें भी अश्रेष्ठता और श्रेष्ठता का भाव इतना है कि अब जैसे कुर्मी ही को आप ले लीजिए तो सिंगरौरिया हैं, पतरौरिया हैं, और अवधिया भी है, एक दो सेक्ट है, अवधिया है, अवधिया है। हाँ, तो उसमें तमाम सेक्ट हो गए हैं, और सेक्ट में भी यह है कि कौन जो है किससे श्रेष्ठ है, कौन किससे अश्रेष्ठ है। आप वैश्यों को ही ले लीजिए, आप क्षत्रियों को ही ले लीजिए, आप जो है ब्राह्मणों को ही ले लीजिए, तो ब्राह्मणों में सनातन को तो आपका कान्यकुब्ज और आपके सरजूपारी ब्राह्मण ही नहीं मानते। साकल दीपी को कहते हैं कि ये जो है वो क्या कहते हैं, ये बहुत ही निम्न कोटि के ब्राह्मण हैं। सरजूपारी में भी पाठक उपाध्याय को कहते हैं कि बहुत निम्न कोटि के ब्राह्मण हैं। अब पैसे की वजह से, अभाव की वजह से, पद की वजह से उपाध्याय पाठक में जो है वो क्या कहते हैं, जो सवर्ण कैटेगरी के जो अपने को ज्यादा सवर्ण बनते हैं वो विवाह करने बड़ी बात है, वरना ये ना लड़की देते हैं ना लड़की लेते हैं सरजूपारी में। इसी तरह कान्यकुब्ज में है। तो आपको बताएं कि ये श्रेष्ठता श्रेष्ठता का भाव इतना माइक्रो लेवल पर चला गया है कि सबसे पहले तो हमारे गोत्र का ब्राह्मण, और उस गोत्र के ब्राह्मण में अब कान्यकुब्ज है तो कान्यकुब्ज ब्राह्मण, और कान्यकुब्ज में आप त्रिपाठी हैं, आप चतुर्वेदी हैं तो चतुर्वेदी ब्राह्मण, समझे कि नहीं आप। इस तरह जो है वो आपका क्षत्रिय में है तो कहीं हम ऊंचे हैं तो कहीं वो नीचे हैं, तो कहीं हम ये हैं। और अगर पुराने जमाने से आप देखें, हमने आपको पहले भी कहा था कि स्वामी अरगड़ानंद जो है वो उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है। स्वामी अरगड़ानंद को कहते हैं कि क्षत्रिय शरीर है, कुछ लोग कहते हैं कि यादव शरीर है। वो जो ब्राह्मण है उनको यादव शरीर इसलिए मानते हैं कि उन्होंने क्षत्रिय होकर के गीता का भाष्य लिख दिया है जी। और गीता का भाष्य वो इस तरह लिख दिया है कि जिसमें तमाम प्रश्न जो आपके मन में उठते हैं उनका भी उत्तर उन्होंने अपने गीता के भाष्य में देने की कोशिश की है। अगर आपके पास 1 मिनट समय हो तो एक मसलन एक बात बता दें। एकदम बताइए ना सर, पूरा समय है। देखिए, ईश्वर की सत्ता के बराबर शैतान की सत्ता है जी। हम आपकी बात कह रहे हैं, हम इस बात को माने ना माने ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम आपकी बात कह रहे हैं। आप कहते हैं कि भगवान आत्मा परमात्मा से आत्मा निकल करके और मनुष्य का जन्म हुआ, और आत्मा आपके मन में है जो प्रज्ञा के रूप में है, जो आपको अच्छा और बुरा काम करने से सचेत करती है कि अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। तो सवाल इस बात का है कि अगर हम परमात्मा के अंश आत्मा के रूप में है तो हम गंदा काम क्यों करते हैं। आप ही कहते हैं कि ईश्वर जिसको मारना चाहता है मारता है, तो अगर हमारे हाथ में घुस गया क्या कहते हैं वो शैतान, और हमारे हाथ से किसी की हत्या हो गई तो ईश्वर की मर्जी के अनुसार हुई, हम उसमें कहाँ हैं। और हम हैं तो हमारी आत्मा है, हम हैं तो हमारी आत्मा है जो हमारे शरीर में है, तो उसके लिए हमारे शरीर को दंड क्यों दिया जाए। शरीर तो पैदा हुआ जिसमें आत्मा आपने डाली हुई है, और आत्मा ही सारी चीजों को संचालित करती है बगौल आपके। तो अगर हमने उसमें हत्या कर दी, हमने बलात्कार कर दिया, जो सो कॉल्ड आपने त्याज्य बना दिया है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, तो इसमें आत्मा की गलती है कि मेरी गलती है। मैं कौन हूं, फिर आईपीसी मैं तो शरीर निमित्त मात्र हूं, शरीर के रूप में जन्म लिया है अपने पिताजी और माताजी के जो है संयोग से। आत्मा तो आपने डाली है जो हमारे अंदर से निकल के फिर आप में चली जाएगी। तो उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अपने उसमें भाष्य में लिखा है कि ईश्वर और शैतान दोनों एक ही चीज है। कृष्ण ने कहा है कि मैं ही जो है निर्माता हूं, मैं ही उत्पादन करता हूं और मैं ही विनाश करता हूं। तो मैं ही जन्म देता हूं, मैं ही मारता हूं। तो उस मैं ही में अर्जुन तो निमित्त मात्र था, जिसकी आत्मा को उन्होंने जगाया कि जो है तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तुम तो जो है जो हम चाहते हैं वो कर रहे हो।
तो अगर इस विरोधाभास से आप चलेंगे तो भाई जो उन्होंने चाहा वो हमने किया, हमारी उसमें कौन सी गलती है, या मेरे शरीर की कौन सी गलती है? जो शरीर को आप जो है जेल के रूप में, आप प्रताड़ित करने के रूप में, आप फोर्स डिग्री टार्चर करने के रूप में जो हमारे शरीर को चोट पहुंचाते हो, आत्मा को तो चोट पहुंचती नहीं है। आत्मा तो अजर अविनाशी है, हमारे अंदर है, फिर निकल करके चली गई जो है फिर परमात्मा में। ये आप कहते हो, मैं नहीं कहता हूं। तो फिर ये सब इतना बखेड़ा क्यों? उसी में उन्होंने कहा है कि ये जो लोग भी, जो आपके ओबीसी हैं, जो दलित हैं, जो बिन जिनको आप अपने समाज में निम्न कैटेगरी का रखते हैं, जिनसे वो काम आप कराते हैं जो आप नहीं करना चाहते, एक मनुष्य ही मनुष्य का अगर जो है वो टॉयलेट साफ करे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, जिसमें आत्मा का अंश है। ये बहुत विचारक लोग कह गए हैं, ये हम भी कह रहे हैं, हम भी उसके समर्थक हैं कि हम अपना टॉयलेट खुद क्यों नहीं साफ कर सकते, क्यों दूसरे को क्यों हम बुला के साफ करें। आखिर जब से ये फ्लश सिस्टम, ये सब सिस्टम हो गया है तो लोग घर में जो है क्या कहते हैं, खुद अपना साफ करते हैं, नहीं करते हैं साफ। बच्चे का जो पोटी हो जाता है तो पोटी कौन साफ करता है? उसकी माँ साफ करती है। माँ नहीं रहती तो उसकी बुआ साफ करती है, दादी साफ करती है, कभी कभी पिताजी और चाचा जी को भी साफ करने की नौबत आ जाती है। तो वहां छोटा बड़ा नहीं है। हमारा कहना है कि उनका, अलगड़ानंद का कहना है कि हिंदुओं में राजाओं को पराजित करके उनको गुलाम बनाने की जो है वो परंपरा भले थी, लेकिन उनका हत्या करना या उनकी औरतों को अपने हरम में रख लेना, ये सब परंपराएं नहीं थी। तो उन लोगों को ये लोग वो काम देते थे जो काम जो है समाज में सबसे गिरा हुआ माना जाता था। तो आखिर ये जो इतने दलित ओबीसी सब कहां से आ गए? तो उनका कहना था कि ये सब पुराने राजा महाराजा, उनके जो है सिपाही हैं, उनके सिपह सालार हैं, उनके वो हैं जिनको ये छोटा काम देते थे, उनका बाकी हर लेते थे। औरतों को जो है बर्तन मांजने के काम से लेके बाकी मोटे मोटे काम में लगा देते थे, जो कालांतर में जाति प्रथा में जाति के रूप में आपने बदल दिया कि अब ये लोहार हैं तो लोहारे का काम करेंगे। अब कोई कर रहा है? अब तो बाबू साहब जो है वो दूसरे का खेत जोत रहे हैं, पंडित जी खेत जोत रहे हैं ट्रैक्टर से अपने। खेत काटने के लिए मशीन आ गई है तो जिसके पास पैसा होगा वही खरीदेगा। तो पता चला उन्होंने मशीन खरीद ली और मशीन से वो अपना ही नहीं खेत काट रहे, दूसरे का खेत भी काट रहे हैं। जुताई बुआई पूरा जो है आपका आर्थिक ढांचा बदल गया है। मशीनीकरण ने जो है तमाम मैन पावर कम कर दिया है, तो लागत उससे कम हुई है। लागत कम हुई है तभी तो कम लागत पर जो है वो कम उसके ऊपर दाम पर बिक रहा है। वरना जितना आपका आपका बाटा के जूते का दाम जिस रेशियो से बढ़ा है, उस रेशियो से गेहूं चावल दाल दूध का दाम बढ़ा है क्या? और उस रेशियो से बढ़ता तो क्या आप उसको मीट आउट कर सकते थे? जो आपकी आर्थिक दशा है, आपकी आर्थिक स्थिति है, कि पूरा कैटिक पोजीशन हो जाता। तो यही तो तो सवाल जो इस बात का है कि उन्होंने कहा कि ये लोग भी हम ही हैं, लेकिन अब सवाल इस बात का है कि जैसे एक समय भाई और भाई एक दूसरे से कंधा मिला के दूसरे का मुकाबला करते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि भाई ही भाई से लड़ने लगते हैं। भाई ही चाहता है कि भाई की कुल संपत्ति हम हड़प लें। भाई ही चाहता है कि भाई की संपत्ति हड़प लें, भाई को देना ना पड़े। और दूसरा भाई है जो खूब अच्छी तरह से अच्छे पद पर है, कमा रहा है, वो भी चाहता है कि जो हमारे पैतृक वाला है, जिसको हमको लेके केवल बेच के पैसा ले लेना है, तो वो भी चाहता है कि हमारा वाला हिस्सा मिल जाए, हम बेच के पैसा ले लें, हम अपना यहाँ तो मौज कर ही रहे, हमारा जो भाई है जाए चूल्हे भाड़ में, हमारे पिताजी हैं जाए चूल्हे भाड़ में। समाज इतना स्वार्थी और उस तरह के उसमें जो है तब्दील कर दिया है लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, और केवल अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए जो लड़ाना भिड़ाना छोटा बड़ा करना, वो आज उनके अंदर भी इतना आ गया है कि कुछ पूछिए मत। ये जो भाई भाई की हत्या कर दे रहा है, भाई भाई का हड़प ले रहा है, या भाई भाई के लिए जो है जब तक भाई है तब तक है, लेकिन बाद में जो है वो क्या कहते हैं, एक समृद्ध हो गया और एक कमजोर रहा, तो कमजोर के लिए समृद्ध क्या कोई जगह नहीं है, अपवाद हर जगह है। ये ऊपर से लेकर नीचे तक व्याप्त है सर, जिसको मिल गया फिर वो दूसरा उससे कट गया, आपसे बता रहे। मान लीजिए रिजर्वेशन से ही जो सिलेक्शन हो गया, उसका क्लास करेक्टर बदल गया, वो रामविलास पासवान की तरह जो है वो एक जो है क्या कहते हैं दूसरे से शादी कर लेता है अपनी पत्नी को छोड़ करके, और दूसरे से शादी कर लेता है तो दूसरे के बच्चे और पत्नी ज्यादा प्रिय है, अपनी पत्नी प्रेजेंटेबल नहीं है, तो उसको पता चला कि गांव में उसने छोड़ दिया। उसमें सर अब आते हैं बेसिक पॉइंट पर। नहीं एक बात, अब आप हमारी बात जरा कंटिन्यूएशन में सुन लीजिए, एक मिनट। हमारा कहना है कि जो छोटे बड़े का भेद है और आपके पास संसाधनों की इतनी कमी है, जिसके कारण हर आदमी का हक हड़पने के लिए तैयार है, वो चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो चाहे बीच में हो आप और कोई किसी को बराबरी का हक देने के लिए तैयार नहीं है।
उसका लड़का डब साबुन से नहाता है तो उसके लिए लाइफ बॉय से ऊपर का साबुन नहीं है, अगर अधिकतम साबुन हुआ तो। वहां घर घर में बच्चे बच्चे के लिए साबुन है, बच्चे बच्चे के लिए टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, तो वहां पता चला एक ही ब्रश में पूरा है, नहीं तो दातून से लोग करो सवेरे शाम। मतलब इतना हम्म। डिफरेंस है आपसे मैं बता रहा हूँ जी। जी जी जी। तो ये बेसिक बात वही है कि ईडब्ल्यूएस आया था, जितने सवर्ण जाति बेस्ड आरक्षण पहली बार आया भारत में, ये जाति आधारित आरक्षण। तो उसमें जो है, जैसे एससी में, ओबीसी में अलग अलग खंड बांटने की तैयारी है, क्रीमी लेयर है, समान बट रहा है। तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण कौन खा रहा है? सब गैर ब्राह्मण जो सवर्ण है, उनका आरक्षण कहाँ गया? आप क्या देखिए फॉर्मूला सर, देते हैं? आप नहीं नहीं सोल्यूशन क्या देते हैं? नहीं, हम सॉल्यूशन तो बात की बात है। सबसे जी पहले तो बेसिक पर हम बात करना चाहते हैं। आखिर जी। जब दलित समाज का और आपका क्या कहते हैं एसटी एसटी का, जनजाति समाज का आरक्षण कम या ज्यादा पहले से था, तो जी। ओबीसी की जरूरत क्या थी? हम्म। क्यों ओबीसी की जरूरत पड़ी कि ओबीसी का आरक्षण किया जाए? क्यों मंडल कमीशन बना? ओबीसी की पहचान करने के लिए संविधान में जो जी प्रावधान था कि ओबीसी को भी देना चाहिए। क्यों जी। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि दलित समाज के अलावा जो ओबीसी है वो हमारा मेजॉरिटी है, इसको 100 में 60 मिलना चाहिए। हम्म। वो डॉक्टर लोहिया ने सबसे पहले ये प्रतिपादित किया था कि जो है ओबीसी को 100 में 60% मिलना चाहिए, जी। हर जगह मिलना चाहिए। तो सवाल इस बात का है कि 100 में 60 और दलित का आरक्षण मिला के फिर बचता कितना था? तो हम्म। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मान लीजिए कि जो है मंडल कमीशन की रिपोर्ट, जो मंडल कमीशन संभवतः इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बना था और जिसकी रिपोर्ट धूल खा रही थी, तो बीपी सिंह ने कहा कि नहीं, ये जो है इनको आरक्षण मिलना चाहिए। बीपी सिंह उस आरक्षण की श्रेणी में स्वयं उनकी जाति या वो नहीं आते थे, हम्म। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, ओबीसी का आरक्षण मिलना चाहिए। और इसके मुख्य सूत्रधार उस समय सच पूछिए तो बाकी और लोग जो भी हो, लेकिन मुखर रूप से आपके रामविलास पासवान और बीपी सिंह जो है सामने आए थे, आपसे बता रहे हैं, और आरक्षण लागू हुआ। हम्म। बाकी जो है, जो उसमें आगे वाला मामला था वो अर्जुन सिंह ने किया, वो भी क्षत्रिय शरीर थे, वो भी जो है क्या कहते हैं मतलब कोई ओबीसी शरीर या कोई दलित शरीर नहीं थे। तो ये हम्म। लागू इसलिए हुआ कि जो आपका दलित मतलब जन जात, आपका अनुसूचित जाति और जनजात के बाद जो जनरल सीटें थी, वहां बाई हम्म। हुक और बाई क्रूक प्लग करते करते आज की स्थिति में है कि मैक्सिमम नौकरियां, चाहे क्लास 4 की हो, क्लास 3 की हो, क्लास 2 और क्लास 1 की, तो खैर जो है वो अपनी जगह पर है। उस सब में जो है मतलब जो पहले एक कोई व्यक्ति नियुक्त कर लेता था, तो उस व्यक्ति के हाथ से निकाल करके सारे के लिए जो है आयोग बनाए गए, सारे के लिए एक सिस्टम बनाया गया। ये नहीं हुआ कि जेपी सिंह जी। जिसको चाहे उसको भर लें, डॉक्टर रतनलाल जिसको चाहे उसको भरने, एक सिस्टम बनाया गया। तो सिस्टम इसीलिए बनाया गया कि ताकि जो 100 में 70 जगह, सवर्ण नहीं, सवर्णों में एक वर्ग विशेष, 100 में 70 जगहों पर जो है वो मैक्सिमम एक औसतन जो है वो काबिज था। आपसे बता रहे 30% में दलित, जनजाति, अनुसूचित जाति और अदर्स जो बैकवर्ड थे, और जो बाकी आपके जो सो कॉल्ड बाकी सवर्ण है, वो सब 30 में सीमित थे। बाकी 70% पर जो है ब्राह्मणों ने जो है क्या कहते हैं वर्ग विशेष से कब्जा कर लिया था। चाहे बाबू हो, चाहे अधिकारी हो, आप जहां जाइए 1 to 10 आप गिन लीजिए। आपसे बता, उसके बाद से फिर ये हुआ कि नहीं, इनका आरक्षण होना चाहिए। उसको थोड़ा एक वो ढांचा, संवैधानिक ढांचा दे के थोड़ा उसको और मजबूत किया गया। तो ये जो 10% का कोटा है, ये 10% के कोटे में मैक्सिमम, अब एक ही बात से समझ लीजिए सर कि इसको सुदामा कोटा कहा जा रहा है। सुदामा कोटा कोई क्षत्रिय या किसी वैश्य या और जो कथित सवर्ण में से कुछ बचे हों जातियां, जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, एक वर्ग ही का नाम ले रहा हूं, उसमें लोग हों, नहीं तो बाकी है। अच्छा, और उस सुदामा कोटा में भी तमाम जो है ब्राह्मणों की ऐसी जातियां, सब जातियां हैं जो आपके क्या कहते हैं अपने को ब्राह्मण कहती हैं, लेकिन वो आरक्षण का लाभ लेती हैं। जैसे गोस्वामी, हम्म। गोस्वामी आपको कहीं नहीं कहने को मिलेंगे कि हम ब्राह्मण से अलग हैं, वो आरक्षण का लाभ लेते हैं। क्षत्रियों में जो है वो एक सैंथवार है, जिनको क्षत्रिय कहते हैं, कुर्मी है, वो कहते हैं कि क्षत्रिय हैं, वो आरक्षण कोटे में शामिल है। आपके जो है लोनिया है, लोनिया नोनिया, ये अपने को चौहान ठाकुर कहते हैं, ये आरक्षण में शामिल है।
आपके खड्गवंशी क्षत्रिय हैं, खरवार जो कहे जाते हैं, वो आपके आरक्षण कोटे में शामिल हैं। तो कहने का मतलब है कि हर जगह एक दूसरे में घुसा हुआ मामला भी है। ओबीसी में मुसलमान भी हैं, कई जातियां मुसलमानों की हैं जो ओबीसी में हैं। तो सवाल है कि ये जो आपका जो सुदामा कोटा जो 10% बना है, इसमें मेरा सुझाव है जी। आप इसको टेस्ट केस के रूप में, जो पूरी हमारा जाति समुदाय है, जनजाति से लेकर के और ब्राह्मण देवता तक, सबको उनके आबादी के प्रतिशत के अनुसार गरीबी का आरक्षण उस 10% में दीजिए। किसी को 2%, 2.5%, 3%, 5% आप कह के, और बाकी जो है क्या कहते हैं, मतलब प्रकरांतर से आप जो है उसमें है उन्हीं का कब्जा, बाकी किसी को कोई कहीं जगह नहीं है, आपसे बता रहे। दूसरी बात मतलब आपको बता दें, दूसरी बात सर आपको बता दें, कुछ बहुत चालाक लोगों की बात छोड़ दीजिए, वरना जो क्षत्रिय है, जहां तक मैं उनके साइकी को जानता हूं, या जो पूर्वांचल और बिहार के क्षत्रिय हैं, कोई अपने को गरीब नहीं बताना चाहता। सब बताना चाहते हैं कि वो जमींदार परिवार के हैं और बर्बाद हो गए और जमींदार रहे हैं, और वो जो है क्या कहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो किसी अपने से नीचे वाले के साथ बैठ के चाय पीना पसंद करें और शादी ब्याह पसंद करें, मजबूरी की बात अलग है। तो इसमें ज्यादा तो वही लोग हैं सुदामा जी लोग, जो जहां मौका पड़ता है वहां सुदामा बन जाते हैं, और जहां मौका पड़ जाता है वहां परशुराम बन जाते हैं। भाव नहीं रहेगा तो सुदामा रहेंगे, भाव हो जाएगा तो परशुराम हो जाएंगे। उन्हीं का वो 10% कोटा है। और अभी तक जो 10% कोटे में जितनी नियुक्तियां हैं हुई हैं, आप उन्हीं का जो है क्या कहते हैं, सरकार सर्वे करा के देखे कि उस 10% में जो गरीब कोटा सो कॉल्ड ईडब्ल्यूएस का है, उसमें किसका किसका कितना परसेंटेज है, जो सवर्ण जातियां हैं उनका कितना परसेंटेज है। मैं कह रहा हूं कि राजपूतों क्षत्रियों के बारे में लोग कहते हैं, मैं हालांकि उनका प्रवक्ता नहीं हूं और ना मैं अपने को क्षत्रिय मानता हूं, मैं वहां जन्मना हो गया हूं, एक अलग बात है, मैं इंसान हूं और इंसान बनने की कोशिश करता हूं। फिर भी अगर आप थोड़ी देर के लिए हमारे जन्मना के आधार पर हमको मान लें कि मैं क्षत्रिय हूं, तो मैं कह रहा हूं कि हमारा अगर टोटल आबादी में 7% हमारी आबादी है, तो हमको 7% ही जो है ईडब्ल्यूएस कोटा में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हाँ, मतलब 100 में 7% अगर है तो 0.7% रिजर्वेशन अब हुआ। वो 0.7 समझिए, आप उसको आंकड़े में जिस तरह भी कहिए। मेरा कहना कोई जैसे 2% है तो 2%, कोई 7% है तो 7%, कोई 9% है तो 9%। कोई आदमी 7%, 9% है, आप अपने को 18%, 20% कहते हैं, तो 18%, 20% आप जातीय जनगणना क्यों नहीं होने दे रहे हैं? क्यों आपने राजनेताओं पर दबाव बना रखा है कि जातीय जनगणना करोगे तो हम तुमको छोड़ देंगे? यहाँ तो वोट की राजनीति है ना, सत्य तो कोई बोलना नहीं चाहता। इवन कि हमारे आपके बीच में जो रैशनलिज्म की बात करते हैं, वो भी सत्ता पाते ही उनके रहमो करम पर पता नहीं क्यों जो है वो क्या कहते हैं, वो हो जाते हैं। आप अफ्रीकन से अपनी तुलना कीजिए कि अफ्रीकन तो बहुत जंगली हैं, ये हैं, आखिर जहां स्वतंत्रता है वहां वो अपना देश चाहे जंगली पने से ही चला रहे हैं ना। वो आपको तो नहीं ढूंढ रहा कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आइए हमारे देश को चलाने में हमारी मदद कीजिए। हमारे यहाँ जाहिले लोग ज्यादा हैं, हमारे यहाँ सबसे मेधा आप ही का सबसे बड़ा है, हम कम मेधा की ही सरकार चाहते हैं। अब आप बताइए क्या करेंगे आप? मेजॉरिटी में हम हैं। हाँ, हम माइनॉरिटी सरकार नहीं चाहते। देश रसातल में जा रहा, तो इतने दिनों से तो रसातल में था ही। 47 में ये देश का ये स्वरूप हुआ है ना, छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे वो थे, जमींदार थे। आपने एक जमींदारी दूर करने के लिए इतने तरह की नौकरशाही की जमींदारी पैदा कर दी है, जिसके लूट का माल खाने के लिए नेता से लेकर अभिनेता तक सारे लोग व्याकुल और बेचैन हैं। आप हमारी जमींदारी हम ही को सौंप दीजिए, हम चाहे अच्छे से चलाएं खराब से चलाएं, देखा जाएगा। तो मिला जुला के आप जो बात कह रहे हैं सर, कि जो ईडब्ल्यूएस कोटा है उसमें एक जाति विशेष यानी ब्राह्मण, वो सारे उन्हीं के कोटे में जा रहे हैं। सुदामा कोटा आपने कहा उसको। जी तो जी। बात आपके हिसाब से अब ये स्पष्ट है कि ईडब्ल्यूएस का भी विभाजन होना चाहिए सवर्णों में जो गरीब है उनके बीच। भाई नहीं विभाजन होगा तो जिस तरह 100 जनरल सीटें थी ओबीसी रिजर्वेशन के पहले, और 100 में 70 जगहों पर वो काबिज थे, वो इस 10% में भी 9% पर काबिज रहेंगे, 1% आपके लिए बचेगा। मतलब 10 अगर सीट आरक्षित है तो 9 पर एक ही जाति के कब्जा होगा। आप हमारे ख्याल से अभी तक सर्वे करा के देख लीजिए कि जो अभी तक जो जितने भी नौकरियां उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश से लेके जहां भी दी गई हैं,
चाहे वो 10% कोटे में राज्य की नौकरी हो या 10% कोटे में केंद्र की नौकरी हो, उसमें उस 10% में कौन कौन से लोगों का कितना परसेंटेज है, ये निकलवा लीजिए तो सारी पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जो है ना ब्रह्म देवता को नाराज कर रहे हैं। आप ठाकुर हैं इसलिए आप इतने आक्रामक होकर बोल रहे हैं। जी देखिए, मैं ठाकुर हूं, और अगर मैं अपने को ठाकुर मानता हूं तो मैं ईश्वर की जाति का हूं, ऐसा योगी जी भी कह चुके हैं कि भाई मैं ईश्वर की जाति का हूं। ये हमारे पुजारी हैं, लोगों को बताते हैं कि मैं ठाकुर जी हूं, मैं ईश्वर हूं। तो ये तो हमसे नीचे पहले से ही हैं, इन्होंने ही सारे ग्रंथ लिख के बुद्धि का प्रयोग करके हमको अपने से नीचा कर दिया है। इनसे पूछिए कि हम्म अगर हम इनसे नीचे हैं सो कॉल्ड, तो हमारी हम्म पूजा करके ये भोजन क्यों करते हैं? ठाकुर जी हम्म की पूजा करके ये भोग लगा के उस भोग का उपयोग क्यों नहीं करते? क्यों ये पूजा पाठ में हमसे पहले अपना पैर छुआते हैं? जब ठाकुर जी की हम्म। पूजा कर रहे हैं तो हमारे खानदान के हैं, उनके उनके जो है पूजा करने के लिए हमको इनका पैर छूने की क्या जरूरत है? इसीलिए तो कह ये रहे हैं ना कि तर्क, हम तो देखिए सर, सेवक हैं। ये विश्वास की बात अलग है, ये तर्क की बात है। हम्म मेरा मानना है कि अगर गुरु हमारा रैदास हो तो वो किसी भी जाति का हो, हमारे लिए वो पूजनीय है। हम्म जी। तो ये जाति का यहाँ कोई महत्व नहीं है, गुरु का महत्व है। गुरु कोई भी हो सकता है। आप कबीर कबीर कहते हैं, कबीरदास जी तो जुलाहे के लड़के थे, फिर वो तो आपके हिसाब से जुलाहे थे तो मुसलमान हो गए, मुसलमान शरीर हो गया। आप साईं हम्म बाबा की पूरे देश में पूजा करते हैं। शंकराचार्य जो है स्वरूपानंद जी कहते कहते जो है वो ब्रह्मलीन हो गए कि जो है मुसलमान की पूजा आप मंदिर में क्यों ईश्वर के मतलब और इस भगवानों के बीच में रख के कर रहे हो? आखिर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हम्म क्यों कर रहे हो? तुम्हारे जो है 33 करोड़ देवता जो है कम पड़ गए कि तुमको एक जो है साईं बाबा की पूजा करने की जरूरत पड़ी? तुम्हें हम्म चढ़ावा जहां से भी आ सकता हो वो आना चाहिए, चाहे जिसके नाम से चढ़ावा हो। એટલે प्रयागराज में एक साईं बाबा का मंदिर बना है। एक हम्म वकील साहब और उनके कुछ लोगों ने मिलकर के जो है वो पता नहीं साईं ट्रस्ट से कोलेबरेशन में खोला हुआ है। आपको बताएं कि बृहस्पति के दिन वहां इतना मेला लगता है और इतने सिक्के चढ़ते हैं कि 10-10 लोग सिक्का गिनने के लिए रखे गए हैं कि वो 10-10 सिक्के का 100-100 1 रुपए का सिक्का, तो अब 1 रुपया कौन चढ़ाता है? 10 रुपए का सिक्का हो तो 10-10 सिक्के का 10 सिक्के का 100 रुपया हुआ, वो एक एक पैकेट बनाए ताकि बैंक में जाकर के उसको रुपए में कन्वर्ट कराया जा सके। हम्म। अंधविश्वास इतना है, आपसे बता रहे। तो वो क्या है सर साईं बाबा जी? सर ये देखिए, आप कह रहे हैं ये तो आरोप सरासर लग रहा है, 10% आरक्षण ब्राह्मण खा रहे हैं। लेकिन एक बात तो है, इतिहास में निर्धन ब्राह्मण की बहुत चर्चा है। पाठ्य पुस्तक में आप भी पढ़े होंगे, स्कूल में हम लोग भी पढ़े हैं। कभी निर्धन ठाकुर, निर्धन कायस्थ, निर्धन भूमिहार, निर्धन बनिया तो सुने नहीं। तो निर्धन को अगर मिल रहा है तो ये नाराजगी क्यों? नहीं, नाराजगी की बात नहीं है। सवाल इस बात का कि आप डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, आप ऐसे अच्छा। संविधान में रह रहे हैं जहां सब बराबर हैं। और आप जो इसके पहले आरक्षण आप देख रहे हैं वो जो है एक दलित वर्ग, जनजाति वर्ग और उसके बाद ओबीसी वर्ग के लिए है। तो फिर जो ये आपका सुदामा कोटा है, जो सुदामा में सभी कम्युनिटी में जो सुदामा है उनको उसका लाभ क्यों न मिले? तो सर्वे होना चाहिए, जी। एक सर्वे होना। जी। हाँ, वो सबको बराबर होना चाहिए ना। अब ये वो जमाना तो नहीं कि बाबू साहब ने बीए एलएलबी एमए एलएलबी पीएचडी कर लिया और अपनी बुद्धि को जो है वो जमींदारी में जो है क्या कहते हैं अयासी में बिता रहे हैं। हम्म अब तो वो भी नौकरी ना करें तो उनके घर का खर्चा ना चले, उनके लड़कियों की शादी ना हो, उनके बच्चों की पढ़ाई ना हो। कितने लोग बचे हैं जो है जो जमींदार कैटेगरी के आपसे बता रहे हैं, जिनके पास खूब जमीन है, करने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं करते, आपसे बता रहे हैं। फिर आप अमेरिका योगी। के युग में रह रहे हैं, आप खूब बड़े विद्वान हैं, आप सोचते हैं कि हमारा लड़का अमेरिका, पश्चिम जर्मनी, इंग्लैंड में चला जाए तो हमारी एक गांव में इज्जत बढ़ जाएगी, समाज में इज्जत बढ़ जाएगी। इनका लड़का अमेरिका में है, इनकी लड़की की शादी अमेरिका में है। जाके देखिए, काम करते करते नानी मर जाती है भाई साहब। सारा ऐस जो है, जो यहाँ घर में बर्तन मांजने वाली, चौका बनाने वाली, आपका पोछा करने वाली, वहां सारा काम खुद करना पड़ता है। कपड़ा आप मशीन में धो देंगे लेकिन प्रेस खुद करना पड़ेगा। बर्तन आप मशीन में धो लेंगे, बर्तन को पोंछ के रखना आपको पड़ेगा। घर में व्हाइट वॉशिंग की जरूरत पड़ी तो आपको करना पड़ेगा। आप मेज खरीद के लाए कंप्यूटर के लिए तो असेंबल करना आपको जो है पेंच लेके करना पड़ेगा, आपसे बता रहे अच्छा सर, एक बात बताइए, योगी जी तो ठाकुर हैं, लेकिन जितने अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जो आंकड़े आए हैं सोशल मीडिया पर,
तो ठाकुर के शासन काल में भी सिर्फ सुदामा ही अपॉइंट क्यों हुए? थोड़ा ठाकुर को भी रखना चाहिए था उसमें। सवाल इस बात का है कि एक मुख्यमंत्री कोई भी हो क्या कर लेगा। वो एक सैद्धांतिक रूप से मान लीजिए कि अब जैसे ओबीसी मान लीजिए कि बीपी सिंह ने किया, तो उन्होंने किया ना, इम्प्लीमेंट करने वाली मशीनरी तो नीचे है, और नीचे वाली मशीनरी ने भी उसमें अगर कोई खेल करना शुरू किया तो उसमें बीपी सिंह हो, जेपी सिंह हो, रतन लाल जी हो, क्या कर सकते हैं आप बताइए। नहीं, इसमें हम सहमत नहीं है आपसे। आप जो है ना, आप ठाकुरवाद कर रहे हैं, योगी जी को बचा रहे हैं। नहीं नहीं, हम कोई बचा नहीं रहे सर, हम कोई ठाकुरवादी भी नहीं है, ना मैं भाजपावादी हूँ, ना मैं कोई वादी हूँ। मैं जब तटस्थता से मुख्यमंत्री बात कर रहा हूँ। एक बार अगर मुख्यमंत्री चाह ले कि फेयर होना चाहिए, तो कोई नीचे कर्मचारी हिल नहीं सकता है। हम कह रहे हैं कि एक बार मुख्यमंत्री चाह ले, तो मुख्यमंत्री किन लोगों से घिरा हुआ है? अवनीश अवस्थी क्या है? दुर्गा शंकर मिश्रा या त्रिपाठी जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो क्या है? एक तो आपका जो है क्या कहते हैं डीजीपी, इन्होंने चौहान को बनाया तो ये सोच के बनाया कि ठाकुर है, वो महाराष्ट्रियन है, चौहान है, वो महाराष्ट्रियन चौहान वहां ओबीसी है, वो ठाकुर नहीं है। इनको गलतफहमी हो तो हम उसको नहीं दूर कर सकते यहाँ से बता के वो क्या है। तो जो आपके आगे पीछे हैं, तो आप ये बताइए कि कौन सा क्षत्रिय इनका जो है सबसे बड़ा सलाहकार है जिसके सलाह पर ये काम करते हो। और दूसरी बात, ये इतना बड़ा गिरोह है कि आपको तुरंत कहेगा कि क्षत्रियवाद चला रहे हैं, और जबकि सारा वाद वो खुद चला रहा होता है। मतलब जो पॉलिटिकल विल पावर वीपी सिंह साहब में था, जो अर्जुन सिंह साहब में था, वो नहीं कुछ नहीं, विल पावर भले उन्होंने लागू कर दिया हो, लेकिन वो भी ब्राह्मण अधिकारियों से घिरे हुए थे। वो सब विनोद मिश्रा और भूरे लाल, ये सब ब्राह्मण अधिकारी, उनके जो है जितने भी उनके मैनेजर थे, आपके पॉलिटिकल मैनेजर प्रशासनिक, वो सारे के सारे ब्राह्मण थे, मैक्सिमम उसमें बता रहे हैं। लेकिन ओबीसी आरक्षण लागू तो करवा दिया, वो लागू उन्होंने करा दिया, उन्होंने अपनी इच्छा से करा दिया, लेकिन वो चाहते कि जो है हम इसमें क्षत्रिय को शामिल कर सकते थे तो नहीं कर सकते थे, आपसे बता रहे। उनके भी चारों तरफ वही लोग थे। बीपी सिंह भले निमित्त मात्र जो है वो क्या कहते हैं वो बन गए हों, और वो बन गए थे, ये भी ब्राह्मणों को नागवार गुजर रहा था, भले उन्होंने अपने चारों तरफ ब्राह्मणों को रख रखा हो। उन्होंने भले अपने चारों तरफ ब्राह्मण अधिकारियों को रख रखा हो, लेकिन तब भी ब्राह्मण उनसे संतुष्ट नहीं थे। उत्तर प्रदेश के जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब भी संतुष्ट नहीं थे। राजनाथ बने थे, मैंने खुद एक भाजपा के बड़े नेता जो अब दिवंगत हो गए उनके मुंह से कहा, अरे जेपी सिंह राजनाथ का बस चले तो बलिया से लेके गाजियाबाद तक खाली ठाकुर अधिकारियों की पोस्टिंग कर दें। अरे ठाकुर अधिकारियों की अगर पोस्टिंग करेंगे तो जो ठाकुर आपकी व्यवस्था में होंगे वही तो करेंगे। मायावती जी बनी, मान ली उन्होंने जाटों को जो है अगर प्राथमिकता दी, तो जितने जाटव होंगे उन्हीं को तो देंगी। बाकी क्या सब इतने जाटव हैं कि सारे पद को वही भर रहे हैं, कि दूसरे को भी रखना पड़ेगा आपको? ये बताइए आप। अगर अखिलेश यादव हुआ साहब यादवों को दे रहे हैं, तो यादवों को दे रहे हैं तो कितने आईपीएस यादव हैं, कितने जिलों के जो है वो पुलिस कप्तान यादव थे, और वो अगर जो है आपके क्या कहते हैं दरोगा का थाना दे रहे हैं, तो कितने यादव थानेदार हैं जो उस योग्यता को पूरा करते हैं। हाँ, कुछ लोगों को ज्यादा मिल जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए योगी हैं, उन्होंने कुछ ठाकुरों को ज्यादा इसमें पोस्टिंग मिल गई हो, उससे जेपी सिंह ठाकुर को क्या फायदा हो रहा है? नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को उनके अनुपात से ज्यादा मिला हुआ है, और वो इसलिए मिला हुआ है कि सदैव से मिलता रहा है। वो पहले से इतने काबिज हैं कि उनको अभी जो है नॉर्मल आने में ही 50 साल लगेंगे, आपसे बता रहे हैं। बाप रे बाप जी, ये तो आप गजब का आंकड़ा दिए हैं। चलिए सर, शुक्रिया, और ये विमर्श जारी रखेंगे कि ईडब्ल्यूएस का भी विभाजन होना चाहिए, और उसमें भी जनसंख्या के अनुपात से सीटों का वितरण होना चाहिए, माइक्रो लेवल पर, माइक्रो लेवल पर। और दूसरी मांग कि ये जो जितने अभी तक हुए हैं, जहां पर भी 1% पोस्टिंग भरी गई हो, 2% भरी गई, उसमें देखा जाए कि उस सुदामा कोटा में किस किस जाति के, सवर्ण जाति के कितने लोग हैं। ठीक है सर, शुक्रिया सर। जेपी सिंह साहब है, बेबाक बोलते हैं। पूरा वीडियो सुनिए, शेयर कीजिए, और ये विमर्श को आगे बढ़ाइए कि गैर ब्राह्मण सवर्णों का हक कौन खा रहा है, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ब्राह्मण। विमर्श जारी रहेगा। शुक्रिया, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, थैंक यू।